नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस की बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए भाई, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ दो लाइनें हमारे मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए हो जाए। तो कुछ लाइनें इस प्रकार है कि विरासत में मेहनत मिली है, कहानी हम खुद लिखेंगे। विरासत में मेहनत मिली है, कहानी हम खुद लिखेंगे और बुरे हालातों से लड़कर यहाँ तक आए हैं तो एक दिन सफल होके बुरे हालातों पे किताब लिखेंगे। और बेशक तुम मोहल्ले वालों करते रहो बुराइयाँ पीठ पीछे, एक दिन हम भी सफल होके एक तिनके के सहारे नया इतिहास लिखेंगे। एक तिनके के सहारे नया इतिहास लिखेंगे। तो इसी जोश और इसी जुनून के साथ चलिए क्लास को करते हैं शुरू। क्लास का करते हैं शुभारंभ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण इंडो सारा सैनिक शैली की वास्तुकला में पीले पत्थर से किया गया था और यह किस वर्ष पूरा हुआ? किस वर्ष पूरा हुआ भाई प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण? प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? तो सर जी ये अपने मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। क्यों बनाया गया था? तो जब जॉर्ज पंचम और रानी मेरी भारत में आए थे तो उनकी याद में बनाया गया था। जॉर्ज पंचम कौन थे? तो जॉर्ज पंचम पहले ब्रिटिश सम्राट थे जिन्होंने भारत का दौरा किया। अच्छा प्रश्न है, याद रखना, ठीक है। और इसी के साथ गेटवे ऑफ इंडिया, इसके वास्तुकार कौन थे? अगर सर जी वास्तुकार की बात करें तो वो थे जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार थे। इसके डिज़ाइन को मंजूरी मिली 1914 में। और इसका निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ भाई? बताओ बताओ, जल्दी से कमेंट करो भाई। 1928, 21, 32 या 24? तो सर जी इनके जो डिज़ाइन को मंजूरी मिली 1914 में और इनका जो निर्माण कार्य पूरा हुआ 1924 में। प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया, इसकी ऊंचाई है 26 मीटर। ये भी याद रखने योग्य बात है। तो चलिए भाई, हो गया क्लियर। अगला प्रश्न जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा कि तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु, राजराजा चोल प्रथम, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह, महाराज राजा चोल द्वितीय, किसके द्वारा करवाया गया भाई? ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में है। तंजावुर जिला, तंजावुर जिले के कुंभकोणम में। कहाँ पर? कुंभकोणम में है, ठीक है। द्रविड़ वास्तुकला का ये मंदिर है। किस वास्तुकला का मंदिर है भाई? तो ये है वास्तुकला, द्रविड़ वास्तुकला का मंदिर है। द्रविड़ शैली का मंदिर है। द्रविड़ शैली का ये मंदिर है भाई। बताओ बताओ। तो सर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजराजा चोल द्वितीय। राजराजा चोल द्वितीय। अब राजराजा चोल प्रथम ये भी एक नाम है, तो इनके बारे में भी एक बात बता दूं भाई। राजराजा चोल प्रथम, इन्होंने तंजावुर के बृहदेश्वर, किस मंदिर? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? राजराजा चोल प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर जो कि विश्व धरोहर स्थल भी है और ये चोल वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है बृहदेश्वर मंदिर। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 26? बताओ भाई। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि भाई जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी गारंटी ये देता है अनुच्छेद 21, यानी स्वतंत्रता और जीवन की गारंटी देता है। स्वतंत्रता और जीवन की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21। अब आ जाओ भाई अनुच्छेद 15, तो ये क्या कहता है? अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कोई नहीं करेगा। तो भेदभाव पर रोक कौन लगाएगा? अनुच्छेद 15, ये भेदभाव पर रोक लगा दी इसने। फिर आता है अनुच्छेद 37।
अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 ये क्या कहेगा भाई? अनुच्छेद 37 कहेगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, जो राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है उसको सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रोत्साहित करता है, जिससे न्याय, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्र की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। ये इसका हो गया। तो अब बचा कौन? बचा है भाई अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना करेगा, रखरखाव करेगा। ये सभी इसके अंदर है अनुच्छेद 26 के तहत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? जीडीपी की गणना कौन करता है भाई? जीडीपी की गणना कौन करता है बताओ? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या भारतीय रिजर्व बैंक? तो जीडीपी उसकी गणना करेगा राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। और पहले इस संगठन का नाम था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। क्या नाम था? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, इसका ये पहला नाम था, इसको भी याद रखना। और इसको बदलने की मंजूरी कब दी गई? इसको बदला कब गया? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन में कब बदला गया? तो 23 मई। कब? 23 मई 2019 को, 23 मई 2019 को इसको बदलने की मंजूरी भी प्राप्त हो गई। अगला है कि ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ठुमरी की रानी इसके रूप में जाना जाता है अनुष्का शंकर, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, केसरबाई या गिरिजा देवी? बताओ भाई कौन है? ठुमरी की रानी है गिरिजा देवी। कौन है? गिरिजा देवी। अगला प्रश्न, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में? रानी की वाव भाई किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव गुजरात, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो रानी की वाव ये होगी अपने गुजरात में, गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर। ठीक है। और गुजरात में जो बावड़ी की वास्तुकला का सबसे बड़ा और बेहतरीन उदाहरण है वो है रानी की वाव। बावड़ी की वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? रानी की वाव। और इसे 22 जून कब? 22 जून 2014 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। किसको? रानी की वाव को। और भारतीय स्वच्छता सम्मेलन 2016 में रानी की वाव को भारत के सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान में नामित किया गया था। ये भी आप बात याद रखने योग्य है। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित भागीदारी गारंटी प्रणाली पीजीएस निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? पीजीएस किस राज्य से संबंधित है भाई? पीजीएस तो पीजीएस ये है भाई जैविक खेती प्रमाणीकरण से। किससे? जैविक खेती प्रमाणीकरण से संबंधित है। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। समूह 1 से संबंधित नहीं है। हाइड्रोजन, सोडियम, रूबिडियम या लिथियम? ये है किससे संबंधित? कौन सा है भाई? हाइड्रोजन, जो समूह 1 की आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग ये भूकंप मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए? भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। किसान दिवस 2023 की थीम क्या है? किसान दिवस 2023 की थीम क्या है भाई? तो इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। ठीक है।
और किसान दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो किसान दिवस मनाया जाता है सर जी 23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह के योगदान के रूप में मनाया जाता है किसान दिवस। ठीक है। किस योजना के तहत खाता धारक को रुपये 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है? ओवरड्राफ्ट सुविधा ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना घोषणा की कब हुई इसकी? 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हो गई। शुरुआत कब हो गई भाई? तो शुरुआत सर जी हो गई इसकी कब? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हो गई। और इस योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल मान्यता दी गई है। और इसने ये प्रमाणित किया है कि वित्तीय समावेशन अधिनियम के हिस्से के रूप में 23 से 29 अगस्त तक एक सप्ताह में 18,96,0130 बैंक खाते खोले गए हैं। कितने? 18,96,130 बैंक खाते खोले गए हैं। चलिए अगला प्रश्न। संपूर्ण जीवन बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम अवधि बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की तुलना में होता है। संपूर्ण जीवन बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस के लिए किए गए प्रीमियम की तुलना में कितना होता है भाई? बताओ कितना होता है? तो ये होता है उससे अधिक होगा, उससे अधिक होगा। कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम MAKA ट्रॉफी 2023 जीती? मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी किसने जीती 2023? किस विश्वविद्यालय ने जीती भाई? तो ये जीती थी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमृतसर में। कहाँ पर है ये विश्वविद्यालय? अमृतसर में है। और अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले को विश्वविद्यालय को यह ट्रॉफी दी जाती है, जिसमें विजेताओं की सूची है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर जिसने जो समग्र विजेता है। लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय ये विश्वविद्यालय है प्रथम उपविजेता। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है जो कि द्वितीय उपविजेता है। ठीक है, ये भी बात याद रखना। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, इसका तो उत्तर सभी अपने विद्यार्थियों को आना चाहिए। बताओ भाई, अगर इसका भी उत्तर नहीं आ रहा है तो भाई बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है आपको। कहाँ पर? तो लाल किला। ठीक है, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे सर जी। उन्होंने दिल्ली के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और 15 अगस्त 1947 से 1964 तक लगातार 17 वर्षों तक ध्वज फहराया था उन्होंने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। श्रम आवर्त की कम लागत, कम कौशल स्तर और श्रम के सीधे नियंत्रण का मामला यह कथन निम्न में से किस प्रकार के बाजार को दर्शाता है? यह भी प्रणाली क्या है? तो यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा कोई भी कंपनी वरिष्ठ पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढने के लिए कंपनी के बाहर के किसी भी व्यक्ति को नौकरी देने के बजाय अपने संगठन के अंदर काम देखती है। भाई ये किसके अंतर्गत आता है? औद्योगिक आंतरिक श्रम बाजार के अंतर्गत आता है। औद्योगिक आंतरिक श्रम बाजार के अंतर्गत आता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों की शुरुआत में प्रमुखता मिली। माइक्रो फाइनेंस 1990 के दशक में। अगला प्रश्न। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है भाई। तो बताओ, डेजर्ट साइक्लोन
ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अपने भारत में ही आयोजित किया जाएगा और राजस्थान में आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत होगी 2 जनवरी से। 2 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और ये 15 जनवरी तक चलेगा। 15 जनवरी 2024 तक ये चलेगा। ठीक है। और पहला भारत यूएई संयुक्त वायुसेना अभ्यास कब हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था भाई? प्रथम भारत का पहला यूएई संयुक्त वायुसेना अभ्यास कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 2008 में। कहाँ आयोजित हुआ था? अबू धाबी में। ठीक है। चलिए भाई, अगला प्रश्न। वक और पित्ताशय में की थैली में पथरी का पता लगाने के लिए कौन सी चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है? तो ये है अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी। हॉकी में यदि एम्पायर दोनों भुजाओं को क्षैतिज रूप से मैदान के केंद्र की ओर इंगित करके इशारा संकेत करता है तो इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ हो गया? तो क्या हो गया? गोल हो गया भाई। और यदि एम्पायर लक्ष्य की दिशा में दोनों भुजाओं को क्षैतिज रूप से ऊपर उठाता है तो यह पेनल्टी कॉर्नर का संकेत है। किसका? पेनल्टी कॉर्नर का संकेत होगा यदि वो दोनों भुजाओं को उठा रहा है। निम्न में से कौन जीएनपी व्यय का घटक नहीं है? जीएनपी व्यय का घटक नहीं है भाई। जीएनपी व्यय का घटक नहीं है। शुद्ध आयात। सलमान रुश्दी द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और फिर विभाजन तक भारत यात्रा को दर्शाती है? भारत यात्रा को दर्शाती है। कौन सी पुस्तक है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से किसे 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय दिया जाता था? शहनाई वादक एक ही हुए हैं अपने, बिस्मिल्लाह खान। कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। रविशंकर, तो भाई साहब देखो, रविशंकर तो है सितार वादक। अगर सितार वादक का पूछ ले तो रविशंकर है सितार वादक। 1999 में इनको भारत रत्न मिला और भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रविशंकर ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फिर एक नाम यहाँ पर है अली अकबर खान। अली अकबर खान ये है सरोद वादक। और 1967 में, कब? 1967 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज म्यूजियम की स्थापना की गई थी। ठीक है। और 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म विभूषण से। और एक फिर नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद। 2000 में, सन 2000 में इनको किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से 2000 में सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो ये थे आज के बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी है। क्लास अगर आपके कुछ काम आई है तो ज़रूर से ज़रूर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रोजाना रात ठीक 9 बजे आपकी क्लास लगेगी जीके और जीएस की रोज़ाना 9 बजे की क्लास में अटेंड कर लेना। और अगर ये क्लास आपने एग्ज़ाम तक अटेंड कर ली तो समझ लो सिलेक्शन तो पक्का है। चलिए, धन्यवाद।